सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 2500 अंकों से ज़्यादा तो निफ्टी 730 अंक से ज़्यादा चढ़ा है। बैंक निफ्टी करीब 2000 अंक की बढ़त बनाने में कामयाब रहा और मिड कैप इंडेक्स 1648 अंक चढ़कर बंद हुआ है। आज सबसे ज़्यादा तेज़ी पीएससी, पीएसयू बैंक, रियल्टी और इंफ्रा इंडेक्स में रही। आइए मार्केट का हाल डिटेल में समझते हैं हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा से। सुमित, तो बाजार में ये ज़बरदस्त तेज़ी और एक अंडरस्टैंडिंग है कि एग्जिट पोल में जिस तरह के नंबर्स दिखाए गए हैं और फिर से एनडीए की जीत यहाँ पर दिख रही है, तो बाजार एक्साइटेड है, लेकिन फिर भी इस तूफानी तेजी के पीछे और क्या वजह दिखाई दे रही है? देखिए, ये परसेंटेज में देखेंगे तो 3-3.5% है। वैसे आंकड़ों का बेस बड़ा है तो इसलिए बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में बड़े नंबर आप ऐसे समझिए कि आज नंबर का दिन था। 17 लाख करोड़ अकेले बीएससी की मार्केट कैप आज में बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। इस तरह की एग्जॉर्बिटेंट तेजी, देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज आज नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा, उसका कंट्रीब्यूशन था तो करीब 20 लाख करोड़ के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप पहुंच गई, 20.5 लाख करोड़। अदानी समूह आज जोरदार तेजी में था, 19-19.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वहां पहुंची और ये प्री हिंडनबर्ग मामले के आसपास वो पहुंचते हुए दिखाई पड़े। एसबीआई 8 लाख करोड़ की मार्केट कैप इसने पार करी और देश का सबसे बड़ा पीएसयू बैंक तो था ही, लेकिन अब देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे शुमार भी होते हुए दिखाई पड़ रहा था। एक शानदार तेजी एसबीआई में नए रिकॉर्ड स्तरों पर। पावर ग्रिड जैसी कंपनियां जो कि 3 लाख करोड़, और पावर ग्रिड समेत पूरा पावर, पूरा ऑयल एंड गैस, पूरा मेटल, जहां जहां पर आपको पीएसयू दिखाई पड़ेगा उन सब में शानदार तेजी थी। तो पीएसयू में जबरदस्त तेजी, डिफेंस कंपनियों में तेजी, पीएसयू मेटल में, पीएसयू पावर फाइनेंस कंपनी जैसी कंपनियों में इस तरह की एग्जॉर्बिटेंट तेजी थी। और अदरवाइज मिड कैप रिकॉर्ड, स्मॉल कैप रिकॉर्ड, निफ्टी बैंक रिकॉर्ड, इसके अलावा लार्ज कैप के दोनों, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में एक रिकॉर्ड। तो इस तरह के बढ़िया दिन, जबकि आपको चौतरफा खरीदारी दिखाई पड़ेगी और मार्केट में हर तरफ डीप ग्रीन आपको निशान आज के सत्र में दिखाई पड़ेगा। जी, तो सुमित, ये तो एक ब्रॉड बेस्ड बात हुई, लेकिन अगर मैं पूछूं कि आज किन सेक्टर्स ने, किन शेयर्स ने इन पर्टिकुलर इस तूफानी तेजी में अपनी तूफानी रफ्तार दिखाई? तो आज थोड़े लूजर्स की संख्या कम होगी, थोड़े छोटे नंबर होंगे, लेकिन गेनर के आपको बहुत बड़े बड़े नंबर दिखाई पड़ेंगे। कम ही देखने को मिलता है कि निफ्टी के टॉप गेनर में 10-10% ये गेनर हो। अदानी पोर्ट 10% ऊपर, एसबीआई 9% ऊपर, एनटीपीसी 9% ऊपर, पावर ग्रिड 9% ऊपर। मिड के एनएफटी के कुछ गिरने वाले शेयरों में नंबर्स का इंपैक्ट, आइशर मोटर में 1.5% नीचे, एल&टी इन्फ्राटेक माइंट्री 1.5% नीचे, एचसीएल 1% नीचे और एशियन पेंट 0.5% के आसपास की बिकवाली यहां थी। मिड कैप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 12% ऊपर, आईआरबी इंफ्रा 10% ऊपर, एनसीसी 10% ऊपर, यूको बैंक 9% के आसपास की तेजी यहां थी। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में गॉडफ्रे फिलिप्स 3.5% नीचे, डोम्स 3% नीचे, बीकाजी 3% नीचे, राज एक्सपोर्ट 3% के आसपास की बिकवाली। लेकिन आज बढ़िया दिन था पीएसयू का। तो पहले पीएसयू बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा 12%, सेंट्रल बैंक 12%, केनरा बैंक 9%, एसबीआई 9%, और साथ ही साथ ऑयल एंड गैस में भी तमाम पीएसयू, गेल 13%, एचपीसीएल 8.5%, आईओसी 8%, ओएनजीसी 8% के आसपास की तेजी। तो हर तरफ आज पीएसयू का दबदबा और साथ साथ चौतरफा खरीदारी बाजार में देखने को मिली। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सुमित। तो आज बाजार में तूफानी तेजी रही, लेकिन अब बड़ा सवाल यह कि आखिर निवेशक ऐसी तेजी के बीच क्या करें। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल हमारे साथ हैं। तो अनुज, आज जो बाजार में शानदार तेजी रही है, अब निवेशकों को यहां से क्या करना चाहिए? आप कहां निवेश के मौके देख रहे हैं? देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर है, आज की जो मार्केट है वो आपको एक चीज़ बता रही है कि मार्केट में एक बॉटम बन चुका है। देखिए, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कल जो फाइनल नंबर्स हैं वो वही नंबर्स आएंगे जो एग्जिट पोल के नंबर्स हैं, 20-30 इधर उधर चलेगा, ठीक है ना। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए एक 5 साल का रोड मैप खुला है, और आज जिस तरीके से स्टॉक्स चल रहे थे वो यही आपको बता रहा है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में बने रहें और इन्वेस्ट करते रहें। हर छोटी बड़ी गिरावट में 50% आपका इस समय इक्विटीज़ में होना चाहिए, और अगले 5 साल में निफ्टी 50,000 भी हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 21,000 पर लें या 23,000 पर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और भारत की डोमेस्टिक ग्रोथ पर इन्वेस्ट करें, घरेलू इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक्स में 75% रखें, 25% आईटी, फार्मा, मेटल्स इनमें लें। आज की रैली देखिए आप, आज की रैली देखिए आप, ये आज वही स्टॉक्स चले ना, पीएसयूज चले, कैपिटल गुड्स चले, सीपीएससी इंडेक्स चला, पीएसयू बैंक इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी आई, रियल्टी इंडेक्स चला, ऑयल एंड गैस इंडेक्स चला। बेसिकली सारे के सारे डोमेस्टिक इकोनॉमी वाले स्टॉक्स जो थे वही चले हैं और वही यहाँ से भी चलेंगे।
मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि कल जो फाइनल नंबर्स आएंगे वो एग्जिट पोल के हिसाब से ही आएंगे। हाँ, अगर उससे ज़्यादा आ गए, अगर 50-60 पॉइंट ज़्यादा आ गए तो कल ही 24,000 भी पॉसिबल है एक बार के लिए स्क्रीन पर। उससे कम आ गए तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, लेकिन मोर और लेस अगर सरकार उस हिसाब से आ रही है तो मार्केट के लिए 5 साल का एक रोड मैप है वो क्लियर हुआ है। जी अनुज, बहुत शुक्रिया। तो ये स्ट्रेटजी है जो निवेशकों को अपनानी चाह रही है, बता रहे थे अनुज सिंघल साहब, अपनानी चाहिए। इधर कंप्लीट सर्कल्स के सीईओ गुरमीत चड्ढा का कहना है कि आगे कैपेक्स साइकिल पर सरकार के फोकस से फायदा होगा। वहीं पीएसयू बैंकों में स्ट्रक्चरल बदलाव की संभावना है, जिसकी वजह से बैंक शेयरों में आगे बड़ी तेजी मुमकिन है। हम एक प्राइवेट कैपेक्स की साइकिल के बिगनिंग में है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% है, तो मुझे लगता है ये एक थीम लॉन्ग टर्म रहेगा, क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स जो है, जो कि थोड़ा हाउसिंग लेड है, थोड़ा इंफ्रा लेड है, गवर्नमेंट का पुश है, और कॉर्पोरेट कैपेक्स वापस आ रहा है, तो उसमें हमें लॉन्ग टर्म करना है। मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स में एक स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड, उसमें जो स्पेशली जो टॉप 3-4 बैंक्स है, मैं पिछले 2-3 क्वार्टर से 1% आरओए देख रहा हूँ, ग्रॉस एनपी अच्छा है, टेक्नोलॉजी का यूज देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है यहाँ पे री-रेटिंग होती रहेगी। तो थोड़ा पीएसयू फाइनेंसर्स में, बैंक्स में थोड़ा सा वेटेज जो नॉर्मल विजडम है उसको बढ़ाना चाहिए। और एक लास्ट जो मेरा व्यू है वो एनर्जी सेक्टर पे है, क्योंकि मुझे लगता है पावर रिफॉर्म्स की इंडिया को बहुत जरूरत है अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। हमारा जो कमर्शियल पावर टैरिफ रेट है, क्योंकि हम इतना सब्सिडाइज करते हैं एग्री को और उसको, उसमें फ्रेट्स में और पावर में बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो वो रिफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पावर सेक्टर को भी देखना चाहूँ। तो एग्जिट पोल हो गई, उस पर आज तेजी हो गई, लेकिन कल है बड़े नतीजों का दिन। कल दिन भर हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा। 4 जून को जरूर जुड़ेंगे आप सीएनबीसी आवाज के साथ। देखिए कल मार्केट ओपन है और उसी दौरान नतीजे आएंगे, तो इलेक्शन का मार्केट कनेक्शन, कई बड़े मेहमान, नीलेश शाह, संदीप टंडन, रामदेव अग्रवाल, मधु केला, नवनीत मुनीत, प्रशांत खेमका, नीलेश शाह और कई, लंबी है ये बहुत फहरिस्त, जहां पर बड़े मेहमान कल दिन भर हमारे साथ जुड़ेंगे, एनालिसिस करेंगे रिजल्ट्स का और साथ में बाजार का रणनीति आपको बताएंगे। तो कल दिन भर मेगा शो रहेगा सीएनबीसी आवाज पर, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। और आज कंज्यूमर अड्डा और आवाज अड्डा में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है। तो बहुमत के साथ एग्जिट पोल में एक बार फिर दिख रही है मोदी सरकार। आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे एक बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। मोदी की बयार, अब नतीजों का इंतजार। और आज कंज्यूमर अड्डा की जगह आपके लिए लेकर आ रहे हैं खास पेशकश, जहां पर इलेक्शन कमीशन किस तरीके से पूरी काउंटिंग को एक रूप देता है, कैसे होता है उसका पूरा प्रोसेस, वो आपको डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि कल बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ऐसे में आपके लिए ऐसे होती है वोटों की गिनती, ये है आज का एक स्पेशल जो कि हम अपने कंज्यूमर्स के लिए, अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं। इधर पीएम मोदी ने कन्याकुमारी में, देखिए 5:57 पे वोटों की गिनती का जो पूरा मैकेनिज्म है, आज वो आपको समझाएंगे। बड़े सारे सवाल इस पर उठते हैं, बड़ी जिज्ञासा लोगों के मन में होती कि अब ये नए जो तरीका है, ईवीएम मशीन, बैलेट वोट्स, उन सब की काउंटिंग होती कैसे है, पूरा गणित, ये पूरा समीकरण आपको आज 5:57 पे हम समझाने वाले हैं। इधर पीएम मोदी ने कन्याकुमारी में साधना के बाद अपने लेख के जरिए अगले 5 साल के लिए एक सरकार का विजन रखा है। पीएम मोदी का क्या है विजन, बताने के लिए हमारे साथ है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, पीएम मोदी ने एक लेख लिखा, ब्लॉग लिखा अपनी साधना के बाद कन्याकुमारी में, अब वो उसमें विजन बता रहे हैं पूरे देश का अगले 5 साल के लिए। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री उसमें? दरअसल प्रधानमंत्री का ये ब्लॉग ये दर्शाता है कि अगले 5 साल तक सरकार के कदमों की रूपरेखा क्या रहने वाली है, उसकी दिशा क्या रहने वाली है। उन्होंने इस ब्लॉग में सरकार की उपलब्धियों को भी बताया है, गरीबी हटाने की तरफ सरकार के कदमों को गिनाया है, डिजिटल इंडिया की तरफ सरकार के कदमों को गिनाया है और वैश्विक प्लेटफॉर्म पर भारत के बढ़ते दबदबे का भी जिक्र किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि सरकार क्या करेगी, इस बात की अटकलों पर इन्होंने विराम लगाया है और साफ तौर से कहा है कि आने वाले दिनों में सरकार का फोकस रिफॉर्म पर रहने वाला है। और रिफॉर्म को लेकर उन्होंने एक नई बात कही है, वो ये कि रिफॉर्म को लेकर पारंपरिक सोच को भी बदलना होगा। यानी पहले जिस तरीके से रिफॉर्म किए जाते रहे थे उस तरीके से रिफॉर्म नहीं होगा, उस सोच से हटकर रिफॉर्म होगा। और इन्होंने एक और बात कही है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का विजन सामने रखा है, जो कई बार प्रधानमंत्री पहले भी जिक्र कर चुके हैं। तो रिफॉर्म तो होगा, लेकिन रिफॉर्म
एक नए ढांचे में, नए स्वरूप में होगा, इसका जिक्र इन्होंने अपने ब्लॉग में किया है। और इसमें एक और बातें कही है, महत्वपूर्ण बात वो है कि स्पीड पर खास फोकस होगा, यानी जो भी रिफॉर्म हो उसका फायदा लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे ये सुनिश्चित किया जाएगा। स्केल पर होगा, यानी बड़े पैमाने पर होगा, उसका दायरा काफी ज्यादा बढ़ा रहेगा और एक स्टैंडर्ड का होगा ये रिफॉर्म, ये इन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है। और इन चारों क्षेत्र में तेजी से काम करना होगा, ये प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। और एक और सेक्टर का इन्होंने जिक्र किया है पूरे ब्लॉग में, वो है आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के। जी हाँ, ये वही सेक्टर है जहां पे सबसे ज्यादा रोजगार देने की क्षमता होती है। ये रोजगार वही मुद्दा है जो चुनाव के दौरान कई बार विपक्षी सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर तो जोर देना ही होगा, साथ ही साथ क्वालिटी पर फोकस करना होगा, यानी बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट निकले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, ये सुनिश्चित करना होगा। ऐसा करने से अक्सर होता क्या है कि एक्सपोर्ट मार्केट काफी मिल जाता है, इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो जाती है। तो इस तरफ एक इशारा है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के मंत्र को आत्मसात करना होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मतलब ऐसे सामान बनाए जिसमें कम से कम खामी हो, पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, ये यहां पे इन्होंने कहा है। और 21वीं सदी में 25 वर्षों में विकसित भारत की नींव रखनी है, इसका संकल्प भी इन्होंने, प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में दोहराया है। तो मुझे लगता है कि नई सरकार के शपथ ग्रहण से लेकर के 100 दिन के एजेंडे से लेकर के 5 साल के विजन तक का एक मजबूत आधार प्रधानमंत्री ने अपने इस ब्लॉग में रख दिया है। जी शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो ये प्रधानमंत्री का ब्लॉग जो कि उन्होंने कन्याकुमारी से वापस लौटते वक्त पब्लिश किया, लिखा या बताया कि किस तरह का विजन वो रखते हैं अगले 5 साल के लिए देश के हिसाब से। इधर चुनावी नतीजों से पहले एग्जिट पोल पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी बयान सामने आया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि अभी नतीजों का इंतजार करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि अगर बीजेपी 300 पार जाती है तो इसके पीछे जनता का वोट नहीं बल्कि ईवीएम का वोट होगा। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार, तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया, सक्रिय भागीदारी के लिए महिला वोटर्स की तारीफ की। सोशल मीडिया ट्रोलिंग को लेकर बोले कि हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन इस दौरान देश में एक वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। We have created a world record of 642 million proud Indian voters. On social media now you will see various memes with the taglines that perhaps Lapata gentlemen are back. So we were never out, we were always here. We chose to interact with you through our press notes. This was first time that we have issued close to 100 press notes, which has never been done ever. वहीं दिल्ली में भाजपा के ऑफिस में तो जोश जबरदस्त तरीके से हाई दिख रहा है। पंडाल, एसी कूलर सब लग गए हैं। कार्यालय को पूरी तरह से भगवा रंग में रंग दिया गया है। इस पर और डिटेल दे रहे हैं हमारे सहयोगी रोहन सिंह। नतीजों से पहले भारतीय जनता पार्टी तैयार है जश्न की तैयारी के लिए, क्योंकि जो तमाम एग्जिट पोल हैं उनके मुताबिक भाजपा प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है और इसी का असर आप देखने को मिल रहे हैं। तैयारी अभी से पूरी हो चुकी है। भाजपा कार्यालय पे आप देख सकते हैं एक भव्य पंडाल बनाया गया है। यहाँ पे मीडिया के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए तमाम तरह की व्यवस्था की जाएगी। अंदर जो है जब रिजल्ट आ रहे होंगे उसके लिए बड़े स्क्रीन्स लगाए जा रहे हैं जहाँ पे लोग जो है नतीजों को देख सकेंगे। इसके अलावा मीडिया के लिए अलग अलग केबिन यहाँ पे तैयार किए गए हैं। और कल चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा होने वाली है तो गर्मी से लोगों को बचाने के लिए, कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए एसी यहां पर ऑर्डर किए गए हैं कई सारे, जो यहां पे कल लगाए जाएंगे। पंडाल तो है ही, पानी की पूरी व्यवस्था यहां पे की जा रही है। इसके अलावा जश्न के लिए फूल मालाओं का बहुत ज्यादा ऑर्डर किया गया है जो कल सुबह तक यहां पे आएंगे। लड्डुओं की व्यवस्था पूरी यहां पे की जाएगी।
तमाम एग्जिट पोल बता रहे हैं भाजपा जो है जीत की तरफ, बहुत ही कंफर्टेबल जीत की तरफ यहाँ पे जो है उनको प्रेडिक्ट किया गया है। और इसी के लिए जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। और जैसा हर बार होता है, जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय आते हैं शाम के लगभग। इस बार जो सूत्र में बता रहे हैं कि रोड शो का भी प्रोग्राम है, हालांकि ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन रोड शो भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके लिए तमाम जो व्यवस्था है वो की जा रही है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही है, फूल मालाएं जो है वो यहाँ से पूरे कार्यालय को सजाया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जा रही है। भारी मात्रा में जो लड्डू है, मिठाइयाँ हैं, उनके ऑर्डर किए गए हैं। कुल मिला के कल सुबह से ही यहाँ जश्न का माहौल हो जाएगा। और जैसे जैसे रिजल्ट आते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जो आना है, नेताओं का जो आना है, वो जो है तेज हो जाएगा। इस बात की पूरी तैयारियां की जा चुकी है। कुल मिला के बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और इसी का असर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पंडाल सजने शुरू हो गए हैं और कल यहाँ पे जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कैमरामैन बलवीर के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती कल होगी और सभी पार्टियां अपने हिसाब से तैयारियां कर रही हैं। जैसा अभी हमने आपको बीजेपी की तैयारियां दिखाई, इधर कांग्रेस मुख्यालय में फूल और मिठाइयों का इंतजाम है। जायजा लिया आलोक प्रियदर्शी ने। 24 अकबर रोड कांग्रेस के पार्टी कार्यालय पर और आप यहाँ देख सकते हैं तमाम पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। कड़ी धूप है, किस तरह का बूस्ट है, किस तरह का मोराल है कल के लिए? हम पूरे मजबूत हैं जी, ग्राउंड जीरो से हैं। लड़ाई एनडीए वर्सेस देश की जनता की है। कल की तैयारी बहुत धामधूम से गठबंधन की विजय हो रहा है और इसमें कोई कमी नहीं है और न भूतो न भविष्य थे। जो लोग बीजेपी वाले और जो लोग अपने मोदी जी ने जो सौगंध खाए 400 पार, हमको तो लग नहीं रहा है ऐसा कौन सा काम किया जो 400 पार आ जाएगा। राहुल गांधी की सरकार बनने वाली, गरीब जनता बोलती है अभी राहुल गांधी। तो आप देख सकते हैं यहाँ कार्यकर्ताओं का पूरा जोश हाई है और इसी को लेकर यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में जिस तरह की यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, कल जब 4 जून को मतगणना होगी उसको लेकर तमाम यहाँ पर देखिए टेंट लगाए जा रहे हैं, फूलों का इंतजाम किया गया है, मिठाइयों का भी इंतजाम किया गया है और यहाँ पर तमाम पार्टी के प्रवक्ता सुबह से मौजूद रहेंगे जो जैसे जैसे चुनाव के मतगणना के टेंट्स आएंगे, नतीजे आएंगे, उस पर लगातार कमेंट करेंगे और तमाम यहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे जो कि पूरे दिन यहाँ पर कार्यक्रम चलेगा। कांग्रेस के मुख्यालय में आप देख ही सकते हैं यहाँ पर तमाम जितने भी मीडिया चैनल्स होते हैं उनके लिए अलग अलग स्टूडियो सेटअप किया गया है, कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था है, टेंट की व्यवस्था है और जिस तरह से कांग्रेस मुख्यालय में चहल पहल रहती है, हालांकि आज एक दिन पहले थोड़े कम कार्यकर्ता हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि सुबह से यहाँ पे कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ होगी और अगर जो नतीजे कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के फेवर में होंगे तो हो सकता है कि यहाँ कार्यकर्ताओं की ज्यादा भीड़ देखने को मिले। कैमरामैन बलवीर के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार दूध महंगा हो गया आपके लिए। कितने बड़े दाम आपको बताएंगे आगे। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day 2024. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें। दूध के दाम फिर से बढ़ गए हैं। अमूल और मदर डेयरी ने प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। पूरे देश में नए दाम आज से ही लागू हो गए हैं। इसको लेकर लोगों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया है। जो प्रॉब्लम देश का बर्निंग प्रॉब्लम है उसको देखना चाहिए ना। दूध तो क्या 1 रुपया 2 रुपया आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग पान खा के 50 रुपए का पान खा के वैसे थूक देते हैं। हजारों रुपया होटल जाए अंदर जाके खर्चा करके आ जाते हैं, वहाँ कोई पूछता नहीं, ऊपर से 50 रुपये टिप भी दे के आते हैं। तो क्या मतलब है, 2 रुपये बढ़ गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं है, बराबर है। उनको नहीं पोसाता होगा तभी बढ़ाया होगा ना, जानबूझ के तो कोई थोड़ी बढ़ाता है पैसा। तो महंगाई तो सभी जगह बढ़ रही है, लेकिन अभी ये तो गवर्नमेंट का या अमूल का डेयरी का कुछ क्या सीक्रेट था मालूम नहीं, लेकिन जैसे इलेक्शन पूरा हो जाता है और दाम बढ़ा देते हैं। अभी मैंने आज सुना है कि वो दूसरे किसी में भी वो दाम बढ़ाते हैं, पेट्रोल में है या किसी में है, टैक्स रोड टैक्स में भी। तो अभी तो क्या गवर्नमेंट का क्या प्लान है या अभी मालूम नहीं पता, लेकिन वो महंगाई तो बढ़ती जा रही है। एक्चुअली वो अभी छोटे आदमी के लिए तो बहुत तकलीफ की वाली बात है। अब जो बढ़ना है तो बढ़ेगा ही, सही तो क्या बोलेंगे इसको। अब सारे एक चीज़ में रेट बढ़ रहे हैं, बोलते सब आफ्टर इलेक्शन इट इज ऑल गोइंग अप। हाँ, पहले इलेक्शन के बाद सब बढ़ा रहे हैं बोले। अभी एक
मेंटालिटी भी हो गई वो। अब बढ़ना तो बढ़ेगा, खर्चा सबका बढ़ रहा है, आदमी का नहीं बढ़ रहा है। हम लोग का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, बाकी सब चीज़ पे बढ़ रहा है। चलिए, तो यहाँ दूध को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया। इधर हमारे संवाददाता केतन जोशी भी निकले और उन्होंने इस पूरे मामले पर और चीज़ें की हैं। केतन, दूध के दाम में झटके से इतना ज़्यादा बढ़ोतरी क्यों है? क्या है आपका एनालिसिस, क्या है आपका इनपुट? देखिए, अमूल ने दूध के दाम आज से बढ़ा दिए हैं और हर ब्रांड में प्रति लीटर 2 रुपये की बढ़ोतरी की है। अमूल ने इसके पीछे कारण बताया कि जो महंगाई बढ़ रही है उसके मुकाबले ये बढ़ोतरी सिर्फ 3-4% है, यानी कि महंगाई से काफ़ी कम है। और जो पिछला दाम बढ़ा था वो फरवरी 2023 में, यानी कि 15 महीने के बाद ये बढ़ोतरी हो रही है। और ख़ास बात ये भी है कि अमूल ने जो एक कल दलील रखी थी कि दाम क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने भी दाम बढ़ते हैं उसमें 80% जो रकम है वो सीधी किसानों को पास ऑन की जाती है और बाकी जो 20% जो रकम बचती है वो ट्रांसपोर्टेशन और अन्य खर्च में इस्तेमाल की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि अमूल ने जो कहा है उसके मुताबिक सारा का सारा जो बढ़ोतरी का जो हिस्सा है वो किसानों को दिया जा रहा है और 15 महीने के बाद इसको हम बढ़ा रहे हैं। तो एक तरह से वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि ये बढ़ोतरी वाजिब है। जी शुक्रिया। इधर दूध के साथ साथ टोल टैक्स की कीमतें भी बढ़ गई हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने देश भर में टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। दरों में औसत 5% की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें आज से ही लागू कर दी गई हैं। अब वाहन चालक 5% ज़्यादा टोल टैक्स देंगे। टोल टैक्स में बदलाव सालाना होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी CPI के तहत किया जाता है। हर साल टैक्स दरों में बदलाव होता है। हालांकि NHAI के अधिकारियों का कहना है कि बदलाव 1 अप्रैल से ही लागू होना था, लेकिन चुनाव के चलते इसे टाल दिया गया था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर भी खबरों का अपडेट ले सकते हैं सिर्फ एक क्लिक पर। नमस्कार।